नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के पहले कुछ चीज़ें इस भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में जानते चलिए। देखिए, क्रिप्स मिशन जब वापस लौट गया तो उसके बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। ठीक है। और गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। परिणामतः कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई यहाँ देखिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई और संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति प्रदान की। अगले महीने ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो है वह बम्बई के ग्वालियर टैंक में होती है, और जहां से ही भारत छोड़ो आंदोलन को या भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके तहत भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किए जाने की और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत जो है वह सभी प्रकार की फांसीवाद साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं के रक्षा करने की, अंग्रेज़ों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार के स्थापना की, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग की और गांधी जी को असहयोग की घोषणा की गई। और साथ ही साथ यह भी घोषणा की गई कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत के विभिन्न वर्गों या विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए। जैसे इस बार महत्वपूर्ण यह था कि गांधी जी ने जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे या जो भी सरकारी सेवक थे उनको कहा कि आप ऐसा करिए कि आप सरकारी नौकरी छोड़िए मत, बस अपनी निष्ठा जो है वह कांग्रेस के साथ घोषित कर दीजिए कि भैया हमारी निष्ठा जो है वह कांग्रेस के प्रति है, न कि ब्रिटिश सरकार के प्रति। इसके साथ साथ उन्होंने सैनिकों को यह निर्देश दिया कि आप अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्रों को निर्देश देते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सके। और किसानों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं या महात्मा गांधी निर्देशित करते हैं कि यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी है तब तो आप उसे लगान देते रहें, ठीक है, या कृषक अपने पारस्परिक हित के आधार पर तय किया गया लगान उस जमींदार को देते रहें जो सरकार का विरोधी हो, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान देना बंद कर दें। ठीक है। और राजा महाराजा जनता को सहयोग करें तथा राजा अपने प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। साथ ही साथ देशी रियासतों के लोगों को संबोधित करते हुए गांधी जी द्वारा निर्देशित किया गया कि वे अपने शासकों का तभी सहयोग करें जब वे सरकार विरोधी हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। और इसी अवसर पर गांधी जी ने यह भी कहा लोगों से कि आपको मैं एक छोटा सा मंत्र देता हूं जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं, और यह मंत्र है करो या मरो। अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे और अपने गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अंततोगत्वा 9 अगस्त 1942 को, देखिए यह सारी घोषणाएं 8 अगस्त 1942 को की गई थी। ठीक है। और 9 अगस्त 1942 के या 8 अगस्त 1942 की रात में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है, उसकी समस्त संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है। और गिरफ्तार नेताओं के बारे में यदि बात करें तो गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख दिया गया था, जहां पर सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था, और वहीं पर महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई भी रखे गए थे। और इसी आंदोलन के दौरान महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो जाती है और इनकी समाधियां भी वहीं आगा खां पैलेस में ही हैं। तो फिलहाल आइए प्रश्नों के माध्यम से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा में इस आंदोलन के संदर्भ में प्रश्न आते हैं।
पहला प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे ए राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर एनी बेसेंट। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, यह 1940 से लेकर के 1900, आप बताइए कितने वर्ष तक यह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मैं सारी चीज़ें मैं ही क्यों बता दूं, ठीक है। देखिए, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल, सरदार राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी आदि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। नेक्स्ट, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ए बम्बई, बी वर्धा, सी लखनऊ या डी त्रिपुरा। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न होती है और यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वह पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिछले चैप्टर में ही हमने देखा था, बताइए क्या? यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942, इसे 6 नहीं इसे 14 जुलाई कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है इनसे शायद। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे या कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष थे ए राजगोपालाचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी एनी बेसेंट। तो देखिए, अगर आपने कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद से ही 1945 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे वह रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और 1940 के बाद 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन जो है वह संपन्न नहीं हो सका था। यह भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिलहाल उस समय कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही थे, और इस दौरान वर्धा में मौजूद यदि अन्य कांग्रेसी नेताओं के बारे में बात करें तो वे थे सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी। क्योंकि इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने प्रस्तावित ही किया था तो वह तो होंगे ही, और उस दौरान कांग्रेस कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी वह भी इस बैठक में मौजूद थे, ठीक है। और यहीं पर भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसको लेकर के आगे 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में बैठक होती है, जिसको पारित करने के लिए थोड़े बहुत संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया जाता है और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 की बात हो रही, ठीक है। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ए लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो कमांडर इन चीफ या जो प्रधान सेनापति थे वह थे लॉर्ड वेवेल, जबकि इस दौरान जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड लिनलिथगो। आगे चल करके 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी बनते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल थे, जो बाद में 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी बनते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में आपको सब कुछ बताया गया है। फिलहाल एक्सप्लेनेशन से भी थोड़ा बहुत देखते चलिए, लिखा हुआ हमको जल्दी याद होता है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि होती है। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन की शुरुआत होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के अन्य सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। यदि 1942 के अगस्त क्रांति के बारे में देखें तो इसका सर्वाधिक प्रभाव वाले क्षेत्र रहे बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास। हालांकि यह आंदोलन जो है विभिन्न रूपों में पूरे के पूरे देश में फैला हुआ था या संपूर्ण देश की इस आंदोलन में किसी न किसी रूप से भागीदारी अवश्य थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव बम्बई के ग्वालियर टैंक में पारित किया गया था। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 1942 जो है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। साबरमती, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 9 अगस्त 1942 को बम्बई से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न 8 अगस्त 1942, देखिए कहीं कहीं 9 अगस्त, कहीं कहीं 8 अगस्त, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त दरअसल इसकी शुरुआत ही मानी जाती है इस आंदोलन की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 8 अगस्त आपसे प्रश्नों में भी डायरेक्ट पूछता है। कहीं कहीं जब विभिन्न प्रकार के विकल्प रहेंगे तब आप 9 अगस्त को भी अपने आंसर में चुन सकते हैं। हालांकि डेट आपसे कहीं भी नहीं पूछेगा, यह आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। 8 अगस्त 1942 को दरअसल इन्होंने 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि से ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी समय जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हुए रातों रात कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था सरकार ने, ठीक है। तो 12 बजे का मतलब क्या है, चाहे 8 लीजिए या 9 लीजिए, सामान्यतया लोग 8 अगस्त 1942 को ही हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को मानते हैं, ठीक है। इसी दिन गांधी जी ने करो या मरो की घोषणा भी की थी। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर ए बम्बई से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को की गई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। जुलाई 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, इसके बारे में भी आपको डिटेल पूर्वक बताया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने पहला सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। तो जो कथन सही है वह है केवल ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल तीसरा कथन सही। सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र न देने के लिए गांधी जी ने कहा था कि आप नौकरी न छोड़िए लेकिन अपनी निष्ठा जो है वह कांग्रेस के प्रति घोषित कीजिए। दूसरे, सैनिकों को भी उनका पद छोड़ने के लिए गांधी जी ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि सैनिक जो है वह अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्रों से अपील करते हुए गांधी जी ने कहा कि वे तभी और उसी दशा में पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। तो राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनके रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे।
और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ दें। ऐसी अपील महात्मा गांधी ने देशी राज्यों के राजाओं से की थी। अगला प्रश्न है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? ए. असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. वैयक्तिक सत्याग्रह या डी. भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है और यह अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में भी देखिए 8 अगस्त 1942 को कतिपय कुछ संशोधनों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन को पारित कर दिया जाता है और इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे दे, किंतु मेरे शब्द होंगे कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, और इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ने। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध जो है वह असहयोग मैंने लगा दिया, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है वह ऑप्शन नंबर डी अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान या नारा था किसमें बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अगस्त क्रांति के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ए. कैबिनेट मिशन योजना या बी. क्रिप्स प्रस्ताव, अथवा सी. साइमन कमीशन रिपोर्ट, अथवा डी. वेवेल योजना। तो आपको पिछले ही लेक्चर में बताया गया है कि अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, वो भी, या फिर उत्तर दिनांकित चेक कहा था, वो भी ऐसे बैंक का जो कि टूट रहा हो। ठीक है, और इस क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के ही द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस शर्त पर इसको अस्वीकार किया था क्योंकि इसमें भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी, बल्कि भारत के डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर जो है इसको अस्वीकार कर दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, बी. उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सी. यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, या डी. इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो फिलहाल आप इस आंसर के उत्तर में ऑप्शन नंबर बी के साथ स्पष्ट रूप से जा सकते हैं। दरअसल यह एक स्वतः प्रवर्तित या स्फूर्त आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसे ही इस आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, हालांकि जब पीसीएस की परीक्षाओं में यह प्रश्न आएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ नहीं जाना होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर सीधे सीधे लिखा रहता है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। आपको उसमें टिक करना है कि हाँ भैया, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं सेम प्रश्न जब रिपीट, अभी आइए प्रश्न जब आएगा तब वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप उसके साथ जा सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर जो हमला हुआ था उसके बारे में आप निश्चित रूप से शांत रहिएगा, आपको उसके बारे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी है। दरअसल गांधी जी ने भी इस आंदोलन के दौरान हो रही हिंसा के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जब गांधी जी के पास जाते हैं कि आप इसकी आलोचना करिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस प्रकार की हिंसा की निंदा नहीं करूंगा जो कि आपकी बड़ी हिंसा की प्रतिक्रिया में की गई हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे और उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में, या भारतीयों ने अपनी आत्मरक्षा में थोड़े बहुत हमले किए हों, तो गांधी जी ने उसे भी हिंसा मानने से अस्वीकार कर दिया था। ठीक है,
तो फिलहाल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयतः अहिंसक नहीं था, यह नहीं मानना है। ठीक है। सरकारी आकलन के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए, 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई ही थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने भी इसको ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही माना है। ठीक है, तो अब भैया संघ लोक सेवा आयोग जो आंसर मानेगा उसको आप लोग नहीं मानिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ। फिर भी इस आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने ही दी थी। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था। या डी, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। चलिए, इसका जो सही आंसर आपको मानना होगा वह आपको ऑप्शन नंबर बी मानना होगा। लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माना कि इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित नहीं किया गया। हालांकि ऐसा नहीं था, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से चीज़ों को जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। तो बस इतना ही है। लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी को माना, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ए, हिंदू महासभा ने। बी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। सी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। या डी, उपर्युक्त सभी ने। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग आदि विभिन्न पार्टियों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को अपना समर्थन नहीं किया था। देखिए, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए, अबुल कलाम आज़ाद। बी, राजेंद्र प्रसाद। सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। या डी, जवाहरलाल नेहरू। तो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। नेक्स्ट, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, नरेंद्र देव। सी, राजेंद्र प्रसाद। या डी, जे.बी. कृपलानी। तो अभी हमने देखा कि 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को बम्बई में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट,
भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, या डी सरोजनी नायडू ने। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है हमने देखा कि वर्धा प्रस्ताव के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। और इस दौरान गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो वह इस देश के बालू से या इस देश की मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली, या डी अरुणा आसफ अली। तो भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो या क्विट इंडिया तथा करो या मरो डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ए महात्मा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सरदार पटेल, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वह आप सभी को शुरू में ही बता दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जब पारित किया गया उस दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका और इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप आसानी से जा सकते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था? पहला, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। दूसरा, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। तीसरा, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। या चौथा, AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, AICC। तो फिलहाल जो विकल्प है आपके पास वह है 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, या डी उपर्युक्त सभी। तो जो आंसर है इसका वह आसानी से आप लोग दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनुच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी भी सम्मानजनक समझौते के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक इन्होंने कहा कि संघर्ष जो है वह अब अपरिहार्य है। कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ए अरुणा आसफ अली, बी जयप्रकाश नारायण, सी उषा मेहता, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब विभिन्न कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार थे, वह किसी न किसी प्रकार से नज़रबंद थे, ब्रिटिश सेना के कटघरे में थे। तब इस दौरान कांग्रेस के जो विभिन्न छोटे छोटे नेता थे वह इस आंदोलन को चला रहे थे। किस आंदोलन को? अब भारत छोड़ो आंदोलन को। और इस दौरान भारत के कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के
अंडरग्राउंड रेडियो या भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थीं। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, या डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस का गुप्त रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ए, जयप्रकाश नारायण, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, राम मनोहर लोहिया, या डी, सुचेता कृपलानी। तो हमने देखा कि इस रेडियो का संचालन जो है वह उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था और इस पर नियमित रूप से अपने कार्यक्रमों का प्रसारण राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ए, राम मनोहर लोहिया ने, बी, उषा मेहता ने, सी, चित्तू पांडे ने, डी, जयप्रकाश नारायण ने, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक ने। तो बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता या आज़ाद दस्ता का गठन किया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने, जब यह जेल कूदकर भाग गए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन यह किसी न किसी प्रकार से जुगाड़ फिट किए और वहाँ से भाग लिए। ठीक है, दीवार कूद के भागे थे। जरा आप लोग तब तक, जब तक मैं बात करूं कि इन्हें किस जेल में रखा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था। फिलहाल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता या आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था। इस दस्ते का गठन ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंच सके। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह आदि लोग शामिल थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ए, चैम्बरलेन, बी, विंस्टन चर्चिल, सी, क्लीमेट एटली, या डी, मैकडोनाल्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। यह इंग्लैंड के 1940 से 1945 तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। ए, लुई फिशर, बी, विलियम एल सिवेर, सी, वेब मिलर, या डी, निगली फार्सन। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके साथ रहे थे। लुई फिशर जो है यह महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर इनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी परलबक एडगर स्नो, एम.एल. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारत के स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। तो लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था और यह महात्मा गांधी का जीवनीकार भी था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे। तो महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो कि महात्मा गांधी से असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे और इन्होंने विभिन्न अमेरिकी बुद्धिजीवियों जिनमें शामिल थे पर्ल बर्क, एडगर स्नो, एम.एल. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस आदि के साथ मिलकर के
ब्रिटिश सरकार से भारत के स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ए पहला बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा संयुक्त प्रांत। कूट है आपके पास ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 2 एवं 3, डी 1 एवं 4। तो जो सही आंसर है वह आप सबको पता है, बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है यह सर्वाधिक मात्रा में दंगे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और 4 सही है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह जो है मुख्य केंद्र रहे थे। यह जन विद्रोह के केंद्र जो है वह मुख्य रूप से थे यह सब। नेक्स्ट और अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलनों में उस समय खड़े हुए थे या उठ खड़े हुए थे। नीचे कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत। ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, दरअसल किसान दिन में अपना काम करते थे और रात में जत्थे के जत्थे निकलते थे। इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खूब जम के तोड़ फोड़ करते थे। ठीक है, देखिए 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेते। इनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इस कारण तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे एक पत्र में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल या डी बांकीपुर जेल। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। देखिए, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत। ठीक है, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों में नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य JB कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को बम्बई से बंदी बनाया गया था। ठीक है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी व अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ए यरवदा मंदिर में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर या डी आगा खां पैलेस। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद रखा गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए।
इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, यह बिहार स्पेशल है। ए मुंगेर, बी गया, सी पटना या डी शाहाबाद। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिला जो है वहाँ पर सर्वाधिक रेल सेवा प्रभावित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार का मुंगेर जिला में। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया और पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों आदि पर हमले किए। कई स्थानों पर रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, जिससे रेल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। जन आक्रोश के इस तूफान के बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी और इससे भी सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला था, जहां जो कि 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया के संपर्क से ही कटा रहा था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन या किस संदर्भ में मिली? तो यह पहचान मिली इनको भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिया, जिनमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा, आसफ अली, उषा मेहता आदि। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ए, जीबी कृपलानी, बी, राम मनोहर लोहिया, सी, अच्युत पटवर्धन या फिर डी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो है यह जेल से भाग गए थे, आपको पहले ही बताया गया, और इनके द्वारा एक अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया जो कि तोड़ फोड़ का काम या तोड़ फोड़ की कार्रवाई करता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां की दीवार कूद कर यह भाग गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। ठीक है, तो कथन ए है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण आर है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। आपको उपयुक्त संदर्भ में बताना है कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प जो है वह सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है और डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह सामान्य सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से होकर के भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न भी कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। आपको बताना है कि उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की व्याख्या आर नहीं करता है। सी, ए सत्य परंतु आर असत्य है या डी, ए असत्य परंतु आर सत्य है। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही किंतु आर गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा था। देखिए,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा। वर्ष 1940 से लेकर के विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई और किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रही थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, यह भी कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण आर है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के और अधिक नज़दीक आ गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक रही थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध रही थी अरुणा आसफ अली। देखिए, अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रह करके कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहते हुए अगस्त क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो अरुणा आसफ अली जो है वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। पहला बलिया, दूसरा सतारा, तीसरा हजारीबाग, चौथा मेरठ। और कूट है ए 1 तथा 2, बी 1, 2 तथा 3, सी 2, 3 तथा 4 या डी 1, 3 तथा 4। तो समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी दिए गए विकल्पों में से बलिया और सतारा में, और बंगाल के मिदनापुर या मेदिनीपुर में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। देखिए, यहाँ पर आप सारी चीज़ें जान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की इस दौरान स्थापना हुई। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों, पहला बलिया, यहाँ पर अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, दूसरा मिदनापुर का बंगाल के मिदनापुर का तामलुक जिला, यहाँ पर दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार की स्थापना हुई, जिसने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी प्रारंभ किए थे। और तीसरा था महाराष्ट्र का सतारा क्षेत्र, जो कि 1943 के मध्य से लेकर के 1945 तक चलता रहा और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। और यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। और इस सतारा में चलने वाली प्रति सरकार के प्रमुख नेता थे वाई चौहान और नाना पाटिल। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय के लिए समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ए 1939, बी 1940, सी 1941 या डी 1942। तो बंगाल के मिदनापुर के तामलुक क्षेत्र में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक
एक सरकार की, एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई जिसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। इस जातीय सरकार के द्वारा वहाँ के तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1942। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में ही समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, दूसरे पेज पे है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है। यहाँ पूछा जा रहा है, कथन ए है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण आर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनना है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं। इतने बड़े आंदोलन के दौरान निश्चित रूप से आपको शक्ति हस्तांतरण करना ही होगा। ठीक है, तो यह समय का तकाजा था कि आप असहयोग क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार जो है वह भी शक्ति हस्तांतरण का मार्ग खोजने की शुरुआत करे। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, फिर भी 1947 का जो स्वर्ण विहान हुआ या स्वर्ण काल शुरू हुआ या जो स्वर्ण सुबह हुई 1947 की, उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार के ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। ए, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। सी, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। या डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोधों को हल करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किए थे। किसकी स्वीकृति से? तो महात्मा गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालाचारी ने यह फार्मूला या यह प्रस्ताव दिया था या यह पेपर जारी किया था जिसको दी वे आउट नाम दिया गया था। फिलहाल यह गतिरोध जो था वह उस समय हमने देखा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गतिरोध जो है वह अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था और किसी भी प्रकार से मुस्लिम लीग समझौता नहीं करना चाह रही थी। तो उसी के लिए इस दी वे आउट नामक पैम्पलेट को सी राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी की स्वीकृति से जारी किया था। ठीक है, कब? तो 1944 में। इसे दी वे आउट पैम्पलेट के नाम से भी जाना जाता है या दी वे आउट के नाम से जाना जाता है अथवा CR फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है या इसको एक अन्य नाम राजा जी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर नहीं दी हुई हैं, उनके बारे में जान लीजिए कि इस फार्मूले या इस CR फार्मूले या राजा जी फार्मूले या फिर दी वे आउट पैम्पलेट में क्या क्या बातें कही गई थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वह यह था कि मुस्लिम लीग जो है वह भारतीय स्वतंत्रता की मांग या फिर क्या कहते हैं अगस्त क्रांति का समर्थन करे। दूसरी बात जो कही गई थी वह यह थी कि प्रांतों में अस्थायी सरकारों के स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे
और युद्ध के पश्चात एक कमीशन बनाया जाएगा और उस कमीशन की सहायता से, ठीक है, युद्ध के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत के उन क्षेत्रों को निर्धारित करेगा जहां पर मुस्लिम जो है वह स्पष्ट बहुमत में है, और कमीशन जो है वहाँ पर जनमत संग्रह करवाएगा जिसमें यह पूछा जाएगा कि क्या वहाँ की जनता भारत के साथ रहना चाहती है अथवा भारत के साथ नहीं रहना चाहती है। तीसरा जो पॉइंट था या तीसरा जो सुझाव दिया गया था इस फार्मूले में वह था कि यदि फिर भी देश के विभाजन की स्थिति हो जाती है तब भी आवश्यक विषयों जैसे कि रक्षा, वाणिज्य, कम्युनिकेशन यानी कि संचार और ट्रांसपोर्ट यानी कि आवागमन आदि के संबंध में दोनों राष्ट्रों के मध्य या दोनों के मध्य संयुक्त समझौता एक की हो जाए। और जो चौथा पॉइंट था इस CR फार्मूले या इस दी वे आउट का वह यह था कि इस पूरी योजना को तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज जो है वह पूर्ण रूपेण सत्ता को हस्तांतरित कर दे, तब इस CR फार्मूले को लागू किया जाए। हालांकि जिन्ना ने इस फार्मूले को यह कहके अस्वीकार कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाह रही थी मुस्लिम लीग, उन्हें अलग से पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जो बातें लिखी हुई हैं, देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए C राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध भी किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से कि ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। ए, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, बी, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, सी, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन रूबिकान कूट शब्द जो है वह लाया गया था गांधी जी के मृत्यु के संदर्भ में, ठीक है। दरअसल गांधी जी ने जो है वह देश में की जा रही लगातार अंग्रेजों की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब अंग्रेज इस बार जिद ठान के बैठ गए कि अब की बार भाई गांधी जब निपट जाएंगे तभी जो है हम गांधी के आमरण अनशन के बारे में देशवासियों को बताएंगे, और साथ ही साथ देशवासियों को बताने न बताने का औचित्य नहीं था। देखिए, अंग्रेज़ों ने ठान लिया था कि अब की बार गांधी जी आमरण अनशन कर रहे हैं तो उनकी मृत्यु संभव हो जाए या उनकी मृत्यु जो है वह सुनिश्चित हो जाए, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो यह अपने विभिन्न प्रांतीय सरकारों जैसे बम्बई सरकार या फिर मद्रास सरकार आदि के पास एक शब्द भेजेंगे जिसका नाम होगा रूबिकान, ठीक है, यानी कि गांधी जी निपट लिए, ठीक। लेकिन गांधी जी थे अपने चालाक, उन्होंने जो है खाना पीना शुरू कर दिया और अपना आमरण अनशन वापस ले लिया, ठीक है। देखिए, 21 दिन का इन्होंने आमरण अनशन किया था और 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली थी, और 6 मई 1944 को उनके खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से भी रिहा कर दिया गया था, ठीक है। गांधी जी के जेल से रिहा होने के पहले ही इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु भी हो चुकी थी, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट और अगले चैप्टर में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में और इसके साथ साथ अन्य विभिन्न तथ्यों के बारे में, अन्य विभिन्न चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।